गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बेटा चैप्टर 11 आज हम डिस्कस करेंगे जो कि है फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं गवर्नमेंट बजट क्या है, और उससे भी पहले एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या है। एडी के बारे में डिस्कस कर लिया, एएस के बारे में डिस्कस कर लिया। इसके अलावा हमने गवर्नमेंट बजट के बारे में, क्योंकि बेटा स्टेबिलिटी आनी है, स्टेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट तो आगे आएगी और गवर्नमेंट अपना बजट भी पेश करेगी, इसके बारे में सब हमने डिस्कस कर लिया है। अब थोड़ा और स्टेप हम ऊपर जाते हैं, हमारी इकोनॉमी में और क्या चलता है। इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड पढ़ लिया, एग्रीगेट सप्लाई पढ़ ली हमने, गवर्नमेंट बजट का क्या रोल है ये पढ़ लिया है। अब हम डिस्कशन करेंगे आज की फॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी फॉरेन एक्सचेंज का क्या रोल है। फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन जो करेंसी होती है उसका क्या रोल है, क्योंकि बेटा आपको पता है कि हम ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में हमने ग्लोबलाइजेशन फॉलो किया, यानी ग्लोबलाइजेशन मींस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या करना, इंटीग्रेट करना। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या करना, इंटीग्रेट करना, उसके साथ जुड़ना, उनके साथ फ्लो करना इंफॉर्मेशन का, टेक्नोलॉजी का, वस्तु, पीपल, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी एक देश से दूसरे देश में इजिली आ जा सके, एक देश के दूसरे देश से कनेक्शन बन सके, इसलिए ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी लागू की गई। तो जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, सिंपल सी बात है, ठीक है, जब एक देश दूसरे देश के साथ जुड़ेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होंगे, व्यक्ति भी इजिली आ जा सकेंगे, तो कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट अस्तित्व में आ जाएगा। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, यानी फॉरेन एक्सचेंज जो कहलाई जाती, जिसको हम कहेंगे फॉरेन करेंसी। अब फॉरेन करेंसी का भी बेटा काफी रोल है। ठीक है, हर कंट्री में, यानी हमारी कंट्री में, हर कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसी का क्या होता है, रोल होता है। जैसे अब हमारा भारत है, तो हमारे भारत की करेंसी कौन सी है बेटा, रुपी है। ठीक है, ये तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी हो गई। इसके अलावा किसी भी देश की करेंसी है उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन करेंसी। उसे क्या बोलेंगे, फॉरेन करेंसी, क्योंकि वो हमारे देश की करेंसी नहीं है, वो तो हमारे देश से बाहर वाली यानी विदेशों की करेंसी है, जिसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं हम। तो उसकी करेंसी उसे बोलेंगे फॉरेन करेंसी, या हम कह सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन करेंसी से लिया गया है। अब यहाँ फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत बहुत ज्यादा होती है बेटा। क्यों जरूरत होती है, आप जनरली आप देखते हो, अगर घूमने फिरने भी जाना है, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी आपको अपनी कंट्री से बाहर फॉरेन कंट्री में जाना है घूमने के लिए भी, तो वहां विजिट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, उन्हीं की करेंसी चाहिएगी। ठीक है, वहां घूमने जा रहे हो, वहां कोई वस्तु परचेज कर रहे हो, ठीक है, परचेज करते समय क्या कह रहे हो, लो जी हमारी रुपीस ले लो। वो क्यों लेंगे आपके रुपीस, किस लिए लेंगे आपके रुपीस, आपके रुपीस की क्या वैल्यू, उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो चलेगा ही नहीं उनकी कंट्री में। मान लीजिए जैसे यहाँ पर है, फॉरनर आते हैं, तो फॉरनर क्या कर रहे हैं, अपने डॉलर है, मान लीजिए डॉलर है, उनके पास डॉलर दे रहे हैं। ठीक है, कोई भी गुड्स खरीदी है उन्होंने हमारे देश में से, ठीक है, घूमने फिरने आए, जैसे जनरली आप देखते हो ताजमहल देखने आए, मान लीजिए आसपास वहाँ एरिया में वस्तु गुड्स को खरीद रहे हैं, गुड्स खरीदने के बदले वो कह रहे हैं जी लो डॉलर ले लीजिए। तो कहाँ वो जो सेलर जो है डॉलर क्यों लेगा, उसे क्या करना है, डॉलर को क्या फ्रेम में लगा के रखेगा, फ्रेम में लगा के रखेगा, ये बताएगा देखो ये रहा डॉलर, मैंने वस्तु बेची, डॉलर आई। एक बार तो अच्छा लगेगा, उसे फ्रेम में लगा दिया चलो, लेकिन बार बार उसके लिए है क्या, उसकी कोई वैल्यू नहीं है उसके लिए डॉलर, क्योंकि हमारे देश में वो चलेगा नहीं, वो तो वहीं चलेगा जहाँ देश की करेंसी है। ठीक है, तो और ना उसका कोई दूसरे देश में आना जाना है, तभी तो छोटा सा एक सेलर बना हुआ है, तो उसे क्या जरूरत है इसकी। इसलिए जो है फॉरेन एक्सचेंज जो है अस्तित्व में आया, ताकि ये जो डिफिकल्टीज है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में व्यक्ति का फ्लो होता है, वस्तु का परचेज सेलिंग होती है, उस स्थिति में किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी फील नहीं हो। ठीक है, तो इसलिए फॉरेन एक्सचेंज क्या आया, अस्तित्व में आया, जिसे हम कहते हैं फॉरेन करेंसी। या फॉरेन करेंसी क्या है, यानी विदेशों की करेंसी। हमारी करेंसी को छोड़कर बाकी सारी क्या कहलाई जाएगी, फॉरेन करेंसी। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेसन में। बहुत अच्छा लेसन है, जैसे आपने माइक्रो में लास्ट जो लेसन पढ़े थे, माइक्रो में लास्ट लेसन पढ़े थे ना आपने, सप्लाई का, डिमांड का, इक्विलिब्रियम, वही कर्व यहाँ पर भी आपको बनाना पड़ेगा। और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, सप्लाई डिमांड एक दूसरे को यहाँ कट कर रहे हैं, वही टॉपिक यहाँ पर आएगा। तो सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है और इंटरेस्टिंग है। चलिए देखते हैं क्या है फॉरेन एक्सचेंज। चलिए ये तो बेटा बता ही दिया है फॉरेन एक्सचेंज क्या है, अब इसकी थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या, रेट अलग हो गई, फॉरेन एक्सचेंज अलग हो गया। ठीक है,
हर एक वर्ड कोई इससे जुड़ जाता है तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है। उसका मीनिंग क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। जैसे कि भाई डिमांड शेड्यूल बोल रही हूँ, डिमांड शेड्यूल का मीनिंग बताइए, तो बेटा डिमांड शेड्यूल आपको पता है इट इज अ टेबल, तो वहां आपको मीनिंग इस तरीके से लेना था। तो ऐसे ही कोई ना कोई एक वर्ड अगर ऐड हो जाता है, ये भी फॉरेन एक्सचेंज, ये भी फॉरेन एक्सचेंज, लेकिन यहाँ रेट लगने से इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कुछ चेंज हो जाएगा। तो इन बातों को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज क्या है। बेटा फॉरेन एक्सचेंज का अभिप्राय फॉरेन करेंसी से लिया गया है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मतलब हम ये फॉरेन एक्सचेंज वर्ड यूज कर रहे हैं फॉरेन करेंसी के लिए। द स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद अ कंट्री, जैसे हम कहेंगे से इंडिया, रिफर टू द स्टॉक ऑफ ऑल फॉरेन करेंसी विद द आरबीआई एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पर क्या गिवन है, देखिए बेटा, द स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद अ कंट्री, जो स्टॉक है, ठीक है, स्टॉक आपको पता है टोटल मात्रा, फॉरेन एक्सचेंज यानी क्या है, फॉरेन करेंसी का हमारी कंट्री में। इसका अभिप्राय इसका अभिप्राय क्या है, स्टॉक ऑफ ऑल फॉरेन करेंसी विद द आरबीआई एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी आरबीआई के पास एक निश्चित समय में फॉरेन करेंसी के स्टॉक से जाता है, क्योंकि आरबीआई इसको क्या करता है बेटा, हैंडल करता है। इसको क्या करता है, हैंडल करता है, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। The standard practice is measure the entire stock in term of US डॉलर। अब बेटा यहाँ पर इसको समझाने के लिए एक करेंसी तो आपको लेना ही पड़ेगा, कोई करेंसी आप ले लीजिए। तो जनरली हम देखते हैं कि डॉलर जो है ज्यादा इसका फ्लो होता है, तो हम यूएस डॉलर ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे तो येन भी है, कुवैत भी है, लेकिन चलिए कोई भी करेंसी आप ले लीजिए ताकि आगे इसको अच्छे से मीनिंग को आप इसको एक्सप्लेन कर सके। तो जैसे यहाँ पर एक डॉलर लिया है तो उसके बेस पर पूरा ही टॉपिक को क्या किया गया है, डिस्कस किया गया है, क्योंकि वही जनरली ज्यादा चलता है। देखिए फॉरेन एक्सचेंज उसी का ज्यादा फ्लो होता है। फॉरेन एक्सचेंज का फॉरेन करेंसी से है, यानी स्टॉक जो फॉरेन करेंसी का हमारी कंट्री में है, इसका अभिप्राय कि आरबीआई के पास एक निश्चित समय पर फॉरेन करेंसी के स्टॉक से लिया गया है। स्टैंडर्ड अगर प्रैक्टिस में हम देखें तो एंटायर स्टॉक को अगर हम मान लीजिए समझाने के लिए मेजर कर रहे हैं यूएस डॉलर में, कि हम ये कह रहे हैं कि आरबीआई के पास स्टॉक है यूएस डॉलर का, और बाय कन्वर्टिंग द वैल्यू ऑफ ऑल करेंसी इनटू यूएस डॉलर। ठीक है, और क्या किया जाता है, एक्सचेंज, मतलब कि उस करेंसी को यूएस डॉलर को एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, अगर किसी को हमारी करेंसी में एक्सचेंज करना, यानी हमें यूएस डॉलर चाहिए तो हम करेंसी देंगे, तो कन्वर्ट किया जाता है वैल्यू फॉर करेंसी इनटू यूएस डॉलर। और इसके अलावा हम कितने अपनी करेंसी दे, यानी हम अपनी कितनी रुपीस दे एक डॉलर को खरीदने के बदले, तो वो एक फिक्स करना रेट कहलाई जाती है फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब देखिए क्या है दी रेट, अब वह रेट विच डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर अ फॉरेन करेंसी, जिसके अंतर्गत वह रेट जिसमें फॉरेन करेंसी को, जिस रेट के अंतर्गत फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज किया जाता है, मीन्स डोमेस्टिक करेंसी को, वह रेट जिस रेट को ध्यान में रखते हुए डोमेस्टिक करेंसी को एक्सचेंज किया जाता है, किसके लिए, यानी हम दे रहे हैं किस लिए, ताकि फॉरेन करेंसी को प्राप्त कर सके, उसे कहेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट। इट इज द प्राइस पेड इन डोमेस्टिक करेंसी फॉर बाइंग अ यूनिट ऑफ द फॉरेन करेंसी। ये क्या कहा गया है यहाँ पर, देखिए यह वह प्राइस है, यानी ये जो रेट है ना, ये एक रेट प्राइस है जो आपको देना है अगर आपको क्या लेना है, फॉरेन करेंसी। तो यह वह प्राइस है डोमेस्टिक करेंसी का जिसके माध्यम से, यानी आप उसको देकर क्या बाय कर सकते हो, फॉरेन करेंसी। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिया है, एक मिनिमम वैल्यू ली है। ठीक है, मान लीजिए 50 रुपए आपको पेड करना है, ठीक है, बाय करने के लिए 1 यूएस डॉलर। देन दी एक्सचेंज रेट, तो एक्सचेंज रेट क्या होगी बेटा, यानी $1 लेने के लिए आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे अपने, 50। ठीक है, ऐसे ही डेटा दिया है 50, जनरली 60 समथिंग यही चलता रहता है, बाकी इसमें अप डाउन चलता रहता है। फिर भी आप ये 50 लिखिए, 55, 60 आपकी मर्जी है, 50 लेंगे ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अभी आगे जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें बेटा आपको ये रेट इंक्रीज भी करनी है और डिक्रीज भी करनी है। ठीक है, 50 एक एवरेज वैल्यू हो गई। ठीक है, कितनी तो रहती है। फिर देखिए बेटा ये मीनिंग है, ये मीनिंग आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, और ये मीनिंग आ जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है। ठीक है, इससे पहले मैंने बताया फॉरेन एक्सचेंज क्या है। फॉरेन एक्सचेंज का अभिप्राय फॉरेन करेंसी से है, क्लियर, और वो करेंसी जो कि हमारी कंट्री में आरबीआई द्वारा वो हैंडल की जा रही है, उसके पास स्टॉक है। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, दो मीनिंग आ गए। मीनिंग जनरली वैसे यही है, मीनिंग तो यही है, बस फॉरेन एक्सचेंज का मतलब आप फॉरेन करेंसी से लिया गया है, बस वहां पर इतना ही बहुत है। फिर इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए, मीनिंग में आ जाते हैं 1 1 मार्क्स के। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है,
यानी वह रेट जिसमें डोमेस्टिक करेंसी को एक्सचेंज किया जाता है, यानी हम उसको दे रहे हैं ताकि बाय कर सके फॉरेन करेंसी। और जिस प्राइस को ठीक है, अब वह प्राइस जो हम पेड कर रहे हैं ताकि परचेज कर सके डोमेस्टिक करेंसी, ताकि परचेज कर सके फॉरेन करेंसी को, और अपनी डोमेस्टिक करेंसी को हम दे रहे हैं बाय करने के लिए फॉरेन करेंसी। अब कितना दे रहे हैं हम अपनी देश की करेंसी, यानी हम अपनी रुपी कितना दे रहे हैं सिर्फ $1 परचेज करने के लिए, जितना भी दे रहे हैं वो क्या कहलाई जाएगी, इसकी रेट। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए कि 50 रुपीज पेड करने पड़ रहे हैं सिर्फ एक $1 को परचेज करने के लिए, तो यही कहलाई जाएगी रेट। तो देखिए रेट मीनिंग यहाँ कराई दिया बेटा। रेट वह रेट जिसके अंतर्गत जिसमें क्या होता है, हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी को एक्सचेंज करते हैं ताकि बाय कर सके फॉरेन करेंसी को। जिस भी रेट को हम देते हैं सिर्फ एक $1 को बाय करने के लिए, वो कहलाई जाती है फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे कि एक $1 को खरीदने के लिए अगर हमने 50 में अप्रोक्स एक वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, एवरेज एक वैल्यू ले रहे हैं कि 50 तो अप्रोक्स रहती है, इतना हमें देना पड़ रहा है, तो ये कहलाई जाएगी रेट। तो बेटा ये मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल अभी जितना डिस्कशन किया है इसमें सिर्फ दो मीनिंग आपको पता होना चाहिए। एक तो फॉरेन एक्सचेंज, उसका अभिप्राय तो बस फॉरेन करेंसी से, वो आता नहीं है, ये आता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है। तो यहाँ भी देखो लिखा हुआ है द रेट वह रेट जिसमें क्या करते हैं हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी, एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी को क्या करते हैं परचेज, या एक करेंसी क्या होती है एक्सचेंज होती है फॉरेन मार्केट में, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, फॉरेन मार्केट फॉर 1 यूनिट ऑफ अनदर, यानी एक करेंसी को देते हैं ताकि हम दूसरी करेंसी को क्या कर सके परचेज कर सके जिस रेट पर, उस रेट को क्या बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। बेटा मीनिंग क्लियर होना चाहिए। और मीनिंग के लिए ये वाला मैंने मीनिंग बता दिया है, ये वाला मीनिंग अपनी फेयर नोटबुक में लिखिएगा, लेकिन लर्न करके, पहले लर्न कीजिए फिर उसको राइट कीजिए, ऐसे नहीं देख देख कर आप करते जा रहे। क्लियर? चलिए आगे बेटा डिस्कस करते हैं। यहाँ हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, इससे पहले मैंने बता दिया कि फॉरेन एक्सचेंज क्यों आज से अस्तित्व में आया, ठीक है, क्यों इसकी जरूरत हुई, ये सब मैं बता चुकी हूँ। अब आगे हम डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। अब आता है बेटा ये दो प्रकार की रेट होती है, फर्स्ट फ्लेक्सिबल एंड फिक्स एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट इज ब्रॉडली क्लासिफाई है, इसको एक फॉरेन एक्सचेंज रेट में डिटरमाइन करते हैं, दूसरा हम क्लासिफाई करते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट। तो पहले हम डिस्कस करेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या है, फिक्स बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या है। देखिए बेटा फ्लेक्सिबल मतलब ही लॉशील है, यानी बेटा चेंजेस है, उतार चढ़ाव हो रहा है, वही फ्लेक्सिबल है। फिक्स मतलब एक फिक्स रेट हो गई जो चेंज ही नहीं हो रही, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले फ्लेक्सिबल की ओर आ जाते हैं। फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज ऑल्सो कॉल्ड, इसे फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये आगे वर्ड आएगा, ठीक है, मैनेज फ्लोटिंग, हाँ मैं इसको बताऊंगी भी। फिलहाल अभी ये देखिए ये फ्लोटिंग रेट है, क्योंकि ये बढ़ती और घटती रहती है। फिर आरबीआई क्या करता है, स्टेप उठाता है इसको ठीक करने के लिए। क्या स्टेप, वो हम आगे टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप यहाँ मीनिंग पर ध्यान दीजिए। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का अभिप्राय इट वह रेट होती है विच इज डिटरमाइंड बाय, फ्लेक्सिबल है किसके द्वारा डिटरमाइंड होती है, सप्लाई डिमांड फोर्स इन दी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वहां पर कितनी सप्लाई है, कितनी डिमांड हो रही है, उसके अकॉर्डिंग, जैसे वस्तु का प्राइस डिटरमाइंड होता है ना मार्केट में, कि अगर सप्लाई एग्रीगेट डिमांड ज्यादा, एग्रीगेट सप्लाई कम है, तो प्राइस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ऐसे यहाँ पर होता है, डी और एस वही देखते हैं। तो फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज वह रेट है विच इज डिटरमाइंड बाय, जो किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है, सप्लाई डिमांड फोर्सेज इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। क्योंकि बेटा यहाँ फॉरेन करेंसी की बात की गई है, तो इसका मार्केट को हम क्या कहेंगे, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी, तो फॉरेन करेंसी का मार्केट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री एक्सचेंज रेट भी बोला जाता है इसे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो रेट डिटरमाइंड है वो डिमांड सप्लाई द्वारा होता है। एज ए डिटरमाइंड बाय द फ्री प्ले ऑफ, यहाँ आगे लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस डिटरमाइंड होता है, यानी ये जो रेट डिटरमाइंड होता है एक्सचेंज के लिए, वो सप्लाई और डिमांड फोर्सेस इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट में फ्री रूप से ये प्ले होता है, जैसे आपने गुड्स के बारे में पढ़ा था। द एक्सचेंज रेट एट विच डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू इट्स सप्लाई, वह एक्सचेंज रेट जिसमें डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू इट्स सप्लाई इज कॉल्ड पार रेट ऑफ एक्सचेंज और इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। देखिए इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है, वह रेट
वह रेट जिसमें डिमांड सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। यानी कोई तो रेट होगी जिसमें जितनी सप्लाई है डिमांड भी उतनी ही हो रही है। कोई तो रेट मतलब प्राइस, कोई तो प्राइस होगा जिस पर डिमांड सप्लाई एक दूसरे के इक्वल है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पर भी बेटा आपको ये बताना पड़ेगा कभी कि जरूरी नहीं है हर बार एस और डी इक्वल ही होंगे। जितनी सप्लाई है डिमांड भी उतनी आ रही है, यानी जिस प्राइस पर, ठीक है, सप्लाई कर रहे हैं उतनी ही डिमांड हो रही है। मींस जो प्राइस डिटरमाइंड है वो इक्विलिब्रियम प्राइस। लेकिन कई बार प्राइस ऊपर भी जाते हैं, नीचे भी जाते हैं। भाई क्यों जाते हैं? ये कॉन्सेप्ट हमने माइक्रो में बहुत पढ़ा है। सप्लाई डिमांड ही लेकर चलिए। क्यों प्राइस बढ़ेंगे, क्यों प्राइस घटेंगे? अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी का प्राइस इंक्रीज। अगर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो फॉरेन करेंसी का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। ये सब डिस्कस करेंगे हम आगे। देखिए यहाँ पर फिलहाल बेटा एक मीनिंग आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। मीनिंग क्या है? और ये मीनिंग आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का मीन्स फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज। फ्लोटिंग मतलब वही उतार चढ़ाव कोई कहते हैं, जो कि डिटरमाइन किया जाता है सप्लाई डिमांड द्वारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। इसे फ्री एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप अच्छे से कर लीजिएगा, सफिशिएंट है। इसके बाद आता है इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, तो वो आगे आएगा, लेकिन इसका मीनिंग तो यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। फ्लेक्सिबल जो सप्लाई डिमांड द्वारा डिटरमाइंड होती है जो रेट, उसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज। अब आता है डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर दी टू बेसिक डिटर्मिनेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। देखिए डिमांड और सप्लाई, अब ये कह रहे हैं रेट डिटरमाइंड कैसे होती है। रेट यानी वो प्राइस ही है। वो प्राइस कैसे निश्चित होता है? वस्तु का प्राइस कैसे निश्चित होता है भाई? उसके लिए बताया था ना, किसके अकॉर्डिंग? डिमांड और सप्लाई उसी के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं और घटते हैं। तो यहाँ भी तो वही चलता है कि रेट कैसे, रेट का तो रिलेशन सीधा सप्लाई और डिमांड से, रेट यानी प्राइस का रिलेशन सिर्फ सीधा सप्लाई और डिमांड से। तो देखें डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर टू बेसिक डिटर्मिनेंट है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के। बेटा ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। जैसे 1 मार्क्स में जाता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के डिटर्मिनेशन, मतलब कौन डिटरमाइन करता है, मतलब कैसे डिटरमाइंड होती है, कहने का मतलब कैसे डिटरमाइंड होती है, तो डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस द्वारा, डिमांड और सप्लाई द्वारा। चलिए अब होती कैसे ये बता देते। डिमांड सप्लाई तो हमने बता दिया जी, डिमांड और सप्लाई का रोल है इसमें, लेकिन ये कैसे रोल अदा करते हैं अब इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। तो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, देखिए डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, इसका हम कर भी देखेंगे, मीनिंग भी देखेंगे। चलिए देखते हैं। अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, अन्य बातें समान रहने पर, अभी बताते हैं इसका मीनिंग। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इनवर्सली रिलेटिंग टू द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देखिए क्या है, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, अन्य बातें समान रहने पर, यानी यहाँ पर आपको सिर्फ ये बताना है कि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड में कहीं ना कहीं कुछ चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिमांड में चेंज हो रहा है। गवर्नमेंट, अभी हम आगे पढ़ेंगे, गवर्नमेंट जानबूझकर कुछ नहीं कर रही। एक तो जानबूझकर भी किया जाता है बेटा चेंज, जो प्राइस में चेंजेस है वो कुछ जानबूझकर भी, डेलिब्रेट भी किया जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ वो कुछ नहीं चल रहा, वो सब कांस्टेंट है। कुछ जानबूझकर नहीं किया जा रहा, कुछ डेलिब्रेट नहीं हो रहा है। डिमांड फॉरेन एक्सचेंज इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी डिमांड जो है फॉरेन एक्सचेंज का इनवर्स रिलेशन है किसके साथ? प्राइस के साथ। ठीक है, और द रेट ऑफ एक्सचेंज, रेट वही है प्राइस। हायर द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हायर द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, क्या बोला है? हायर द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि जब फॉरेन एक्सचेंज रेट हाई हो जाती है तो लोअर द डिमांड फॉरेन एक्सचेंज की। फॉरेन एक्सचेंज मतलब करेंसी, तो डिमांड कम हो जाती है, इसके विपरीत। ठीक है, फिर देखिए बेटा अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। अब आप इसमें बेटा सप्लाई को भी मत छेड़िए, सिर्फ डिमांड ही चेंजेस हो रही है, बाकी सब कांस्टेंट है। केवल डिमांड टॉपिक लीजिए, डिमांड चेंज हो रही है तब कुछ प्राइस में चेंजेस हो रहा है। सप्लाई में भी अभी कुछ डिस्कशन नहीं करना है, कुछ सप्लाई कुछ चेंजेस नहीं, सिर्फ डिमांड के बारे में आपको बताना है, बाकी सब कांस्टेंट है। आप डिमांड को छोड़कर कोई भी आप फैक्टर ले लीजिए, अब चाहे वो सप्लाई है, चाहे अब अभी गवर्नमेंट द्वारा खुद डिटरमाइन, खुद जो है जानबूझकर क्या किए जाते हैं, रेट फिक्स किए जाते हैं, ऐसा कुछ भी फिलहाल इसमें नहीं है। सब चीज कांस्टेंट है। लेकिन
डिमांड का यहाँ बोला है फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड जो है उसका प्राइस से कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। अगर फॉरेन रेट क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, तो लोअर हो जाएगी डिमांड फॉरेन एक्सचेंज की, इसके विपरीत। ठीक है, अगर कम हो जाएगी तो ज्यादा हो जाएगी। रिवर्स, तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हम कैसे इसको इंडिकेट करेंगे। डिमांड तो बेटा बहुत टाइम बता चुके हो, अब डिमांड का कर अब याद आ गया होगा। माइक्रो, माइक्रो पर आ जाइए। यहाँ तो अब डिमांड का एडी कुछ वर्ड यूज नहीं करना, सिर्फ डिमांड वर्ड यूज करना है आपको यहाँ पर। तो देखिए, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज का कैसा रिलेशन है, या डिमांड के बारे में बताना है, डिमांड का कैसा रिलेशन है। पॉजिटिव मिस इनवर्स रिलेशन है। प्राइस इंक्रीज, अगर किसकी, फॉरेन एक्सचेंज यानी करेंसी के प्राइस बढ़ गए तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आपको वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करना है। देखिए यहाँ पर तो बेटा शो किया हुआ है डिमांड, और यहाँ पर क्या शो किया हुआ है, रेट शो की हुई है। तो आप देखिए यहाँ पर बेटा, जब रेट मान लीजिए $1 के बदले आपको केवल 50 रुपए देने पड़ रहे हैं, $1 के बदले 50 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो आप कितनी वस्तु खरीद रहे हो, यानी सॉरी वस्तु नहीं, कितनी करेंसी खरीदने के लिए रेडी हो जाते हो। तो आप ज्यादा खरीदते हो, यानी मान लीजिए 200। ठीक है, तो इतनी जो है डिमांड होती है। लेकिन जब रेट इंक्रीज हो जाते हैं, मान लीजिए 50 से 70 की ओर चले गए, तो अब सिंपल सी बात है, सीधा रिलेशन है। अब जो डिमांड होगी फॉरेन करेंसी की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कम कितनी हो जाएगी वो तो हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे। 200 से कितनी आ गई है, 100 पर आ गई है। वो कितना भी आप यूनिट लिखे तो ये कहलाया जाएगा डिमांड। ठीक है बेटा, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि माइक्रो में हम काफी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर इस अगर पेज पे मैं बताती हूँ, तो पेज में कुछ भी खास लर्निंग का वर्क अभी इसमें कुछ नहीं है ज्यादा। पीछे सिर्फ जो पीछे पेज गया है उसमें आपको ये बताना था कि फॉरेन एक्सचेंज क्या है, और फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी बस सफिशिएंट है। और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, वह रेट जिसमें क्या होता है, एक करेंसी को एक्सचेंज करते हैं किसके लिए, अदर करेंसी के लिए। जो रेट, जिस रेट पर, उसे फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। 2 प्रकार के, 2 टाइप्स हैं, यानी इसका क्लासिफिकेशन फ्लेक्सिबल और फिक्स है। फ्लेक्सिबल में रेट डिटरमाइंड है किसके, फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस द्वारा। अब डिटरमाइंड कैसे होता है जी, सप्लाई और डिमांड ही करते हैं। तो डिमांड का रिलेशन बताना है, डिमांड का कैसा रिलेशन है प्राइस के साथ, बस डिमांड के बारे में बताना है। डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन है जब प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, किसके, वस्तु नहीं, ये वस्तु ही समझ लीजिए, एक प्रकार की वस्तु ही है। ठीक है, लेकिन करेंसी वर्ड यूज कीजिएगा, माइंड में चाहे वस्तु रख सकते हैं। जब करेंसी के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो डिमांड कम हो रही है। ठीक है, और जब डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड ज्यादा हो रही है। ये रेट है बेटा, यहाँ रेट शो करना है। ठीक है, और यहाँ पर डिमांड। चलिए, इसके बाद आता है बेटा, ये क्वांटिटी हो गई ना, यहाँ पर डिमांड मतलब ये क्वांटिटी हो गई ना, तो क्वांटिटी को हम यहाँ पर शो करेंगे, जैसे वहां माइक्रो में करते थे, और यहाँ पर प्राइस शो करना है। ठीक है, यहाँ पर प्राइस शो करते थे ना, ऐसे यहाँ पर डिमांड यानी क्वांटिटी खरीदोगे ना, तो यहाँ नीचे वो एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी और वाई एक्सिस पर प्राइस। इसके बाद देखिए, ये तो बेटा डिमांड से रिलेटेड था। अब इसका जो कर्व बनाया है, कर्व को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, जैसे माइक्रो में करते थे। क्या शो कर रहा है, हाई एक्सचेंज रेट। ठीक है, जब एक्सचेंज रेट हाई हो जाती है तो हमने क्या देखा पीछे कर्व में, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड यानी यूनिट कम खरीदेंगे, यूनिट मतलब वो करेंसी कम लेंगे। जब एक्सचेंज रेट कम होती है तो ज्यादा से ज्यादा उसकी डिमांड की जाती है। क्लियर, ये सब आपको बताना है, बहुत सिंपल। इसके बाद आता है सप्लाई के बारे में। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या है, तो अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, बस सप्लाई के बारे में बताना, बाकी सारे कांस्टेंट है और किसी में कुछ चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, कोई डिमांड का कोई डिस्कशन नहीं है फिलहाल। अभी सप्लाई में ही चेंजेस हैं, डिमांड वही की वही है। ठीक है, वो सेम वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। आगे देखिए, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज पॉजिटिव रिलेशन है इसका किसके साथ, फॉरेन एक्सचेंज की रेट के साथ। ठीक है, सप्लाई का कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, डिस्कस किया था माइक्रो में। पॉजिटिव रिलेशन है प्राइस, तो क्या बताओगे, प्राइस इंक्रीज यानी रेट इंक्रीज फॉरेन करेंसी की। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज वर्ड यूज कीजिए, करेंसी के प्लेस पर फॉरेन एक्सचेंज। अगर प्राइस इंक्रीज तो आप क्या कहोगे, सप्लाई भी इंक्रीज, और अगर डिक्रीज तो सप्लाई भी डिक्रीज। बहुत सिंपल टॉपिक, चलिए आगे। तो इसके डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन सप्लाई का कर तो याद होगा आपको, या भूल गए +1 में जो हमने पढ़ा था। सप्लाई का तो अपवर्ड है, ठीक है, अपवर्ड जाता है,
यहाँ पर हम क्वांटिटी तो बताएंगे और यहाँ प्राइस बताएंगे। प्राइस इंक्रीज तो सप्लाई भी इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज तो सप्लाई भी डिक्रीज। ठीक है, आगे देखें। इसके बाद बेटा इसका शो करना है कि किस तरीके से आपने बनाया है। तो ओ एक्स एक्सिस पर हमने क्वांटिटी यानी सप्लाई लिखी। क्वांटिटी में वैसे समझाने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन आपको यहाँ लिखना है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को शो किया गया है वो क्वांटिटी, और ओ वाई एक्सिस पर प्राइस को शो किया गया है, यानी रेट वर्ड यूज करेंगे। अब प्राइस नहीं रेट, बेटा थोड़ा सा आप मैक्रो के कॉन्सेप्ट यूज कीजिए, माइक्रो पर मत जाना। प्राइस के प्लेस पर आप रेट वर्ड यूज करेंगे, प्राइस यूज नहीं करना। ठीक है, तो ये एक रेट है। ग्रेटर दी सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज व्हेन एक्सचेंज रेट 50। ठीक है, और ऐसे ही कम हो जाती है तो सप्लाई भी कम हो जाती है। अब ये देख लेते हैं बेटा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है, जिसे हम पार रेट ऑफ एक्सचेंज। तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, इक्विलिब्रियम से समझ आ जाता है जिसमें डिमांड और सप्लाई इक्वल है, तब जो एक प्राइस होगा, प्राइस मतलब जो रेट, उसे क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। जैसे देखिए इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज या पार रेट ऑफ एक्सचेंज कब होता है, जब सप्लाई डिमांड दोनों इक्वल है। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज टू अ पॉइंट वह किसको शो करता है, जहां पर सप्लाई डिमांड कर दोनों एक दूसरे को कट करते हैं। जहां ये एक दूसरे को कट करेंगे, बस कट कर दिया, ये आ गया इक्विलिब्रियम। जो प्राइस होगा वो इक्विलिब्रियम प्राइस। बेटा यहाँ पर तो प्राइस शो करेंगे ही, ये आ गई डिमांड सप्लाई, और ये एक क्वांटिटी आ गई। ठीक है, यहाँ प्राइस डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यहाँ जो भी प्राइस होगा। ठीक है, जैसे माइक्रो में हमने किया था, जब डिमांड और सप्लाई का बता रहे थे, अंडर परफेक्ट कंपटीशन में बता रहे थे ना, डिमांड सप्लाई कैसे कट कर रहे हैं और कहां पर कौन सी रेट डिटरमाइंड होगी, कौन सा प्राइस, वहां तो हम प्राइस वर्ड यूज करते हैं, यहाँ रेट वर्ड यूज करेंगे। तो जहां एक दूसरे को काटेंगे यानी डिमांड सप्लाई इक्वल होंगे, जो रेट आएगी आगे वही कहलाई जाएगी इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। जैसे देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये देखिए बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पर कर्व बनाया गया है। सेम वही कर्व है जो हमने माइक्रो में पढ़ा था, सेम वही है। अंतर इतना है, यहाँ हमें फॉरेन एक्सचेंज रेट के हिसाब से बताना है, वहां हम मार्केट अंडर परफेक्ट कंपटीशन के आधार से बता रहे थे। तो ये बेटा यहाँ किसको शो किया गया है, सप्लाई डिमांड यानी क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी है ये, और यहाँ पर किसको शो किया गया है, रेट को शो किया गया है। तो बेटा इक्विलिब्रियम रेट क्या है, कोई यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई टेबल नहीं बनानी, सिर्फ सिंपल ही शो करना है। जैसे ये बेटा डिमांड रहा एफ, यानी जो एफ किसको शो कर रहा है, जो फॉरेन करेंसी को शो कर रहा है, यानी फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज। तो एक दूसरे को काट रहे, कौन से पॉइंट पर, आर पॉइंट पर। ठीक है, और यहाँ पर जो Q है ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो जाएगी, और ये जो है E इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। और ये R क्या है, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट कहलाया जाएगा। तो मान लीजिए अगर प्राइस बढ़ जाते हैं, ठीक है, प्राइस क्या कर दिए जाते हैं, बढ़ा दिए जाते हैं इस रेट से। अब इसे 50 रखो, 50 से 60 पर ले आते हैं, तो इस स्थिति में क्या होगा, क्या होगा, जब प्राइस बढ़ा दिए जाएंगे तो बेटा आप खुद देख सकते हो डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई रह जाएगी, यानी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, एक्सेस सप्लाई। फिर एक्सेस सप्लाई को ठीक करने के लिए प्राइस ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कम होते वापिस ही आर आ जाएगा। और ऐसे ही अगर प्राइस कम कर दिए जाते हैं, कितना 50 से 40 पर आ जाता है, तो इस स्थिति में कौन सी सिचुएशन उत्पन्न हो जाएगी, जैसे माइक्रो में कर रहे थे, एक्सेस डिमांड। देखिए डी की लाइन आ गया है, सप्लाई यही कट है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन उत्पन्न हो जाएगी। एक्सेस डिमांड, अब वही कोई भी इक्विलिब्रियम तो आ नहीं रहा, एक्सेस डिमांड को ठीक करने के लिए फिर क्या किया जाता था, जैसे माइक्रो में करे थे वैसे यहाँ कर दीजिएगा, प्राइस बढ़ जाएंगे, बढ़ा दिए जाएंगे। जब प्राइस बढ़ जाएंगे तो प्राइस कहाँ तक बढ़ेंगे, केवल आर पॉइंट तक, जहां पर सप्लाई और डिमांड एक दूसरे के क्या है, इक्वल। बस ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे देखें फिगर 3 क्या शो कर रहा है, सप्लाई डिमांड मेजर ऑन एक्सचेंज रेट को वाई एक्सिस पर, ठीक है, डीएफ डिमांड शो कर रहा है, और दिस कर्व इंटरसेक्ट दोनों एक दूसरे को काटते हैं, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है बताया था ना, दोनों यहाँ जो इक्विलिब्रियम है। ओ आर इक्विलिब्रियम रेट ये रही बेटा, यहाँ पर रेट इक्विलिब्रियम रेट है आगे, और ई इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं। इफ द एक्सचेंज रेट राइज, अगर एक्सचेंज रेट राइट हो जाता है, आर से R1 चला जाता है, अभी बताया ना, फिर क्या उत्पन्न हो जाएगी, इस स्थिति में हम देखेंगे कि डिमांड तो कम हो जाएगी, सप्लाई करेंसी की ज्यादा रह जाएगी, किससे, डिमांड से। ठीक है, कितनी, ON से OM। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कितनी बेटा, पहले यहाँ थी, अब इतनी ज्यादा हो जाएगी यहाँ तक, M से लेकर N, पहले OM तक थी, अब
इतनी ज्यादा हो जाएगी m से लेकर n। इतना वैसे लिखने की खास जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आगे देखिए, सप्लाई सप्लाई मोर देन, इस स्थिति में हम देखते हैं कि सप्लाई ज्यादा है किससे, डिमांड से, तो रेट ऑफ एक्सचेंज विल कम डाउन। तो जब सप्लाई ज्यादा, एक्सेस सप्लाई को ठीक करने के लिए क्या किए जाते हैं, प्राइस कम हो जाएंगे, प्राइस कम होकर वापस कितने हो जाएंगे, ओ आर पर ही आ जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया था। दूसरे शब्दों में ओ आर कौन सी रेट है, जो इक्विलिब्रियम रेट, जहां पर डिमांड सप्लाई इक्वल है। और दूसरे शब्दों में अगर एक्सचेंज रेट गिर जाती है तो इस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर बेटा एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ जाएगी। एक्सेस डिमांड को ठीक करने के लिए वही दोबारा प्राइस क्या कर दिए जाएंगे, इंक्रीज। प्राइस इंक्रीज होकर कहां पर चला जाएगा, जहां पर डिमांड सप्लाई एक दूसरे, कहां तक इंक्रीज होंगे, प्राइस जहां तक सप्लाई डिमांड ये एक दूसरे को काट रहे हैं, यानी आर पॉइंट पर। और आर पॉइंट कौन सा पॉइंट है, जहां पर डिमांड सप्लाई एक दूसरे को काट रहे हैं, और इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी इक्विलिब्रियम रेट है। तो रेट ऑफ एक्सचेंज अल्टीमेटली भी डिटरमाइंड एट पॉइंट, यानी हम ये कहेंगे कि इक्विलिब्रियम रेट वह डिटरमाइंड होगी जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है बेटा, आज का टॉपिक हम यही फिनिश करते हैं। यहां तक बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा, कोई हार्ड नहीं है। जैसे माइक्रो में हमने पढ़ा था लेसन, वैसे ही ये लेसन है, काफी सिमिलर है। जो कर्व है थोड़ा डिमांड सप्लाई, वैसे ही यहाँ पर चलेगा। तो आई होप बेटा समझ आया होगा, बना के जरूर देखिएगा, पहले अच्छे से लर्न कीजिएगा, ठीक है। कुछ समझ नहीं आए व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, उसके बाद फिर नोटबुक में बिना देखे लिखिएगा ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए। ओके, थैंक यू।